तो यहाँ पे देखो, परसों हमने देखा कि हम किस तरह से वेरिएबल को क्रिएट करते हैं और किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हमने ये भी देखा कि वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे हमने डेटा टाइप लिखा इंट, उसके बाद हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम हमने एज रखा और उसके अंदर हमने वैल्यू एक दिया 24। तो उसके बाद हमने और एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम हमने परसेंटेज रखा, उसका डेटा टाइप हमने फ्लोट रखा और उसमें हमने वैल्यू डाला 76.82। तो उसके बाद इन वैल्यूज को हमने डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के लिए ऑलरेडी मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला है, फिर से मैं दिखाता हूँ। हम सी आउट यूज करते हैं। सी आउट यूज करने के लिए अगर हमें कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले करनी है, हम कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं या कोई इंफॉर्मेशन, उसको हम डबल कोट में रखते हैं। जिस तरह से मैं इधर डबल कोट्स में लिखूंगा, द वैल्यूज आर गिवन बिलो फॉर एग्जाम्पल। इसके बाद मैं बैकस्लैश एन यूज करूंगा क्योंकि इससे इसके बाद जो भी डिस्प्ले होना होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। बैकस्लैश एन की वजह से एक नेक्स्ट लाइन डल जाएगी, जिस तरह हम डालते हैं पेपर पे। तो अगर अभी हम इसके बाद एज के वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहेंगे या परसेंटेज के वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहेंगे, हम क्या लिखेंगे, सी आउट एज। सिमिलरली हम लिख सकते हैं सी आउट परसेंटेज। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एज और परसेंटेज को हमने डबल कोट्स में नहीं रखा, क्योंकि जब हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं उनके अंदर जो वैल्यूज होते हैं, अगर हम उन वैल्यूज को डिस्प्ले करना चाहते हैं या उनके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, उस टाइम हम क्या करते हैं, हम सीधे उनको, अगर हम आउटपुट में डिस्प्ले कराना चाहते हैं, उनको आउटपुट स्टेटमेंट के साथ सीधे यूज करते हैं, हम उनको डबल कोट्स में नहीं रखते हैं। अगर डबल कोट्स में रखेंगे तो वो ट्रीट की जाएगी एज ए स्ट्रिंग, फिर उसकी जो स्पेशल मीनिंग है वेरिएबल, उसके अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले नहीं होगा। वो मैं अब कोई भी दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप देखो कि एज का वैल्यू और परसेंटेज का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन एक ही लाइन में ये दोनों डिस्प्ले हो जाएंगे क्योंकि बैकस्लैश एन हम डबल कोट्स में रखते हैं, बैकस्लैश एन हम अलग से यूज नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ यूज करना चाहेंगे वो मैं दिखाऊंगा किस तरह कर सकते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे इसका आउटपुट क्या होगा। इसके लिए पहले मैं इसको सेव करता हूँ, इसके बाद मैं इसको कंपाइल करता हूँ। Alt F9 शॉर्टकट की मैंने यूज की टर्बो C++ में, तो इसमें कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, कंट्रोल F9 जो शॉर्टकट की है। ये देखिए यहाँ पे आ गया द वैल्यूज आर गिवन बिलो, जो हमने डिस्प्ले कराई मैसेज, वही मैसेज डिस्प्ले हो गई। इसके बाद एज की जगह पे 24 डिस्प्ले हो गया और परसेंटेज की जगह पे 76.82 डिस्प्ले हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वेरिएबल को जब हम आउटपुट ऑपरेटर और सी आउट के साथ यूज करते हैं तो वेरिएबल का नाम नहीं डिस्प्ले होता है, बल्कि वेरिएबल का जो वैल्यू होता है उसके अंदर, मेमोरी लोकेशन के अंदर, वो डिस्प्ले हो जाता है। अभी अब अगर हम देखेंगे एक बार कि एक ही लाइन में आ गई ये वैल्यू, हम किस तरह से फिर इसको दूसरी लाइन में ला सकते हैं। 24 को एक लाइन में रखेंगे और 76.82 को दूसरी लाइन में लाएंगे। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको सारे तरीके एक एक करके दिखाऊंगा, आप देखो, क्योंकि आपको जब भी आउटपुट प्रेजेंट करना होगा तो उसके लिए आपको ये बहुत मदद करेगा। इसको हम पहले अपडेट कर देते हैं। अगर आप देखोगे सी आउट ए जो है और सी आउट परसेंटेज, इसके बाद सिमकोलन हमने यूज किया है। एक तरीका है, हम और एक सी आउट यूज करेंगे, उसके बाद डबल कोट्स में बैकस्लैश एन रखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा कि बैक स्लैश एन को हमने अकेले रखा बैक इसमें डबल कोट्स में, तो सी आउट हमने यूज किया, इसके बाद हमने आउटपुट ऑपरेटर यूज किया, ये सीधे एक नई लाइन क्रिएट कर देगा। ये एक तरीका है। तो हम देखेंगे ये किस तरह काम करेगा। Alt F सेव, इसके बाद हम करेंगे Alt F9 ओके, इसके बाद कंट्रोल F9। तो आप देख सकते हो
द वैल्यूज आर गिवन बिलो 24 एक लाइन में आ गया, 76.82 नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो यहाँ पे हमने सीखा कि जहाँ पे भी हम लाइन डालना चाहते हैं हम अलग से एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन यूजुअली क्या होता है जब हम कोडिंग करते हैं हम इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स को यूज नहीं करते हैं। इतने ज्यादा स्टेटमेंट्स को हम क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि हम इसको एक कंसेप्ट है जिसमें आपके इसी यूनिट में जिसको हम बोलते हैं कैस्केडिंग ऑफ इनपुट ऑपरेटर्स एंड कैस्केडिंग ऑफ आउटपुट ऑपरेटर्स। हम क्या करते हैं, हम एक से ज्यादा डेटा यूनिट्स को या ज्यादा चाहे वेरिएबल्स हो चाहे स्ट्रिंग्स हो उनको एक ही स्टेटमेंट के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे मैंने सी आउट एज लिखा है, उसके बाद मैंने सी आउट \n लिखा है। मैं सी आउट एक ही बार यूज कर सकता हूं, इसके बाद फिर से आउटपुट ऑपरेटर यूज करूंगा। आप देखो ध्यान से, सी आउट एज फिर से आउटपुट ऑपरेटर, उसके बाद फिर से मैं \n लिखूंगा, उसके बाद सेमीकोलन। दैट मीन्स ये जो नीचे मैंने लिखा था सी आउट उसके बाद आउटपुट ऑपरेटर उसके बाद \n, इसको मैं अब रिमूव करता हूं क्योंकि मैंने एक ही सी आउट के साथ 2 बार आउटपुट ऑपरेटर यूज किया और 2 डेटा आइटम्स यूज किए। एक तो एक हाँ एक्चुअली सिग्नल प्रॉब्लम है आज फिर से। मैं कंटिन्यू करता हूं जहां तक मैंने किया था। हाँ एक सेकंड, शेयर स्क्रीन शेयर, इसको हम पहले बंद करते हैं, Alt F, इसको मैं सेव करता हूँ, एग्जिट, नए से स्टार्ट करते हैं हम इसको। हाँ तो ये स्क्रीन मैंने फिर से शेयर की। तो यहाँ पे हमने क्या कौन सी चेंज की, हमने लिखा सी आउट, इसके बाद आउटपुट ऑपरेटर, उसके बाद एज जो एक वेरिएबल है, उसके बाद हमने फिर से आउटपुट ऑपरेटर यूज किया और उसके बाद हमने डबल कोट्स में \n रखा। तो अगर हम अब ये देखेंगे कि ये काम करता है कि नहीं, हम उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, इसके बाद हम इसको रन करेंगे। अब देखिए, अब द वैल्यूज आर गिवन बिलो 24 76.82। तो इससे क्या पता चला हमें, इससे हमने ये सीखा कि हमें किसी भी चीज को आउटपुट में रिप्रेजेंट डिस्प्ले करने के लिए, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे स्ट्रिंग हो चाहे वो \कैरेक्टर कांस्टेंट हो जिसके थ्रू हम कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर या फॉर्म फीड या कुछ भी करना चाहेंगे, उनको हम एक ही स्टेटमेंट में यूज कर सकते हैं जिस तरह से यहाँ पे हमने किया। हम और एक इसमें ऐड कर देते हैं परसेंटेज, जिस परसेंटेज को हमने नीचे यूज किया है हम उसको भी यहीं पे लाते हैं। आउटपुट ऑपरेटर फिर से यूज करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे परसेंटेज। ये सिखाने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बाद में जो प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी उसी हिसाब से हम स्टेटमेंट्स ऐड करते हैं। तो अब इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, सी आउट हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ आउटपुट ऑपरेटर और परसेंटेज हमने वहां पे यूज की और इसके बाद हमने सेमीकोलन यूज किया। अगर यहाँ पे देखेंगे अब हमने क्या लिखा, सी आउट आउटपुट ऑपरेटर एज आउटपुट ऑपरेटर \n विद इन डबल कोट्स आउटपुट ऑपरेटर परसेंटेज एंड सेमीकोलन। तो ये क्या कर देगा, ये सिंपली एज का वैल्यू डिस्प्ले करेगा। इसके बाद जो दूसरा यूनिट है \n, ये नई लाइन एक डालेगा। इसके बाद जो परसेंटेज है, परसेंटेज का वैल्यू डिस्प्ले होगा। लेकिन इससे पहले जो सी आउट स्टेटमेंट है, द वैल्यूज आर गिवन बिलो, तो वो अपनी मैसेज अलग से डिस्प्ले करेगा। उसके अंदर ही \n है क्योंकि वो ऑलरेडी डबल कोट्स में है, इसलिए हम \n को भी उसी के अंदर डाल देते हैं। तो वहां पे भी एक नई लाइन डाल देगा वो मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद। तो इसको हम सेव करते हैं, हम Alt F9 के थ्रू इसको कंपाइल करेंगे। अब इसको कंट्रोल F9 शॉर्टकट की के थ्रू हमने रन किया।
तो यहाँ पे हम देखेंगे द वैल्यूज आर गिवन बिलो 24 एंड 76.82। तो ये आपने यहाँ तक सीख लिया कि हम किस तरह से मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं और वेरिएबल के वैल्यूज को हम किस तरह से डिस्प्ले कर पाते हैं। तो मैं वापस जाऊंगा यहाँ पे एक छोटी सी और एक चीज मैं सिखाऊंगा आपको। ये जो बैकस्लैश एन है, फॉर एग्जांपल मैं इसको नहीं डालता हूँ, इसके साथ फिर मुझे आउटपुट ऑपरेटर एक भी खत्म करना पड़ेगा। अब मैंने सीधे लिखा सी आउट एज, सी आउट आउटपुट ऑपरेटर एज, आउटपुट ऑपरेटर परसेंटेज। तो इससे क्या होगा, इससे फिर से एज के वैल्यू जो है एज का वो डिस्प्ले हो जाएगा, परसेंटेज का वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन ना इनमें कोई स्पेस आ जाएगी और ना ही नेक्स्ट लाइन कोई आएगी, एक ही लाइन में आएंगे एक साथ साथ। फिर से इसको देखेंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना होता है ताकि एक्चुअली जब हम प्रोग्रामिंग करें उस टाइम हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमें पहले ही पता होना चाहिए किस स्टेटमेंट से क्या होगा। इसको हम रन करते हैं अब। ये देखिए फिर से वैसे ही आ गया 24 76.82। तो इसलिए बैकस्लैश एन डाल सकते हैं हम, या और एक चीज है वो मैं डालता हूं यहाँ पे, फिर मैं आपको बताऊंगा आउटपुट ऑपरेटर एंड एल। ये आप देख लो, मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया सी आउट एज एंड एल, उसके बाद परसेंटेज। सी आउट आउटपुट ऑपरेटर एज इज अ वेरिएबल एंड द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल विल बी सब्स्टिट्यूटेड। एंड एल, इसको मैं भी बताऊंगा आपको, इसके बाद परसेंटेज दैट इज आल्सो ए वेरिएबल। लेकिन एंडल क्या है, एंडल स्टैंड्स फॉर एंड लाइन। तो जिस तरह से बैक स्लैश जो काम करता है, लेकिन उसको हमें डबल कोट्स में रखना पड़ता है। अगर आपको कहीं डबल कोट्स नहीं डालना चाहते हो, आप चाहते हो कि वही बैक स्लैश एन वाला काम मुझे कराना है लेकिन किसी और चीज से, फिर आप एंडल को यूज कर सकते हो। एंडल इज एक्चुअली ए मैनिपुलेटर, आउटपुट मैनिपुलेटर। तो ये किस लिए हम यूज करते हैं, नेक्स्ट लाइन डालने के लिए। लेकिन ये C++ में खुद ही इसको किसी प्रोग्राम में हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंड एल जो है उसकी डेफिनेशन दी गई है एक हेडर फाइल में, इसको यूज करने के लिए हमें उस हेडर फाइल को यूज करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे, मैं इसको पहले सेव करता हूँ, इसके बाद कंपाइल करेंगे, इसके बाद इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया, ये डिस्प्ले हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो इनपुट आउटपुट के लिए है, इसको मैं 2 मिनट के लिए कमेंट बना देता हूँ। अब मैं Alt F9, ये सी आउट और एंडल, यहाँ पे एंडल की भी का भी एरर दे रहा है कि एंडल भी मुझे नहीं पता है कि एंडल क्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंडल है इसकी डेफिनेशन भी दी गई है किस चीज में, iostream.h जो हेडर फाइल है उसी में। अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ना हमारा सी आउट काम करेगा, ना हमारा सीन काम करेगा, और ना ही हमारा एंडल काम करेगा। ठीक है, तो हम वापस जाते हैं, हम इसको कमेंट को रिमूव कर देते हैं क्योंकि अब हमें ये पार्ट ऑफ प्रोग्राम रखना है, तो अब इसमें कोई एरर नहीं आएगा। Alt F9 अभी ठीक से काम कर रहा है, तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया ठीक। लेकिन इसके साथ यहाँ पे और एक चीज मैं सिखाऊंगा। अगर आप एज और परसेंटेज को एक ही लाइन में डिस्प्ले करना चाहते हो, लेकिन आप इसमें थोड़ी सी स्पेस डालना चाहते हो, आप नई लाइन नहीं डालना चाहते हो, आप सोचोगे कि सर दिखा रहा है कि किसी भी वैल्यू को जब हम डिस्प्ले कराते हैं या तो ये एक ही लाइन में आएगा, एक साथ साथ आएगा, या तो ये 2 लाइन्स में हम डालते हैं, चाहे हम बैकस्लैश एन को यूज करें चाहे एंडल को यूज करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एंडल को रिमूव करते हैं। एक चीज है कि हम डबल कोट्स यूज करके उसके अंदर थोड़ी स्पेस बाद से डालेंगे और फिर उसको क्लोज करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सी आउट आउटपुट ऑपरेटर एज आउटपुट ऑपरेटर, उसके बाद एक स्ट्रिंग डाली हमने। डबल कोट्स के अंदर हमने कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी मतलब स्पेसेस रखी हमने। तो जितनी हम स्पेसेस हमने यहाँ पे रखी उतनी स्पेस हम देखेंगे कितनी स्पेस हमने रखी, 1 2 3 4 5, 5 स्पेसेस हमने डबल कोट्स में रखी। उसके बाद परसेंटेज, तो ये जब डिस्प्ले हो जाएगा, एज का वैल्यू डिस्प्ले होना चाहिए, 5 स्पेसेस आनी चाहिए, उसके बाद परसेंटेज का वैल्यू आना चाहिए। हम देखेंगे इसमें कोई एरर नहीं है। तो ये देखिए आप, द वैल्यूज आर गिवन बिलो 24 76.82।
तो ये आपने देखा कि आप स्पेसिस किस तरह से डाल सकते हो। अगर आप स्पेसिस नहीं डालना चाहते हो, आप फॉर एग्जाम्पल कुछ और डालना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे कोई भी कैरेक्टर डालना चाहते हो, इस तरह से आप डैश डालना चाहते हो। मैंने बहुत सारे डैशेस प्रेस किए हैं। अब मैं देखता हूँ आउटपुट में किस तरह से आ जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से आ गए। तो यहाँ पे आपने सीखा कि डबल कोट्स में जो भी हम रखते हैं सीधे वो डिस्प्ले हो जाता है, उसमें कोई चेंज भी नहीं आती है, एक्सेप्ट जो बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स है जिनको हम एस्केप सीक्वेंसेस भी कहते हैं, जैसे बैक स्लैश एन है, वो डिस्प्ले नहीं होते हैं, उनके बदले जो उनका स्पेशल काम है वो काम हो जाता है। तो उसी तरह और एक मैं बताऊंगा आपको बैक स्लैश कैरेक्टर कॉन्स्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बैक स्लैश टी। अगर हम डबल कोट्स में बैक स्लैश टी रखते हैं, बैक स्लैश टी स्टैंड्स फॉर टैब। तो टैब आपको ऑलरेडी पता होगा, की जो होती है हमारे कीबोर्ड पे जो कीज है उनमें से एक की है जिसको हम बोलते हैं टैब। टैब से एट ए टाइम बहुत सारी स्पेसेस, यूजुअली 8 स्पेसेस या 10 जितना हम उसको सेट करते हैं उतनी स्पेसेस एक बार डिस्प्ले में आ जाती है। तो ये नेक्स्ट लाइन नहीं डालता है बल्कि बहुत सारी स्पेसेस एक साथ डालता है। तो हम देखेंगे, इसको पहले मैं सेव करता हूँ, इसके बाद इसको मैं एक बार कंपाइल किया मैंने, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। अब देखिए द वैल्यूज आर गिवन बिलो, इस तरह से हो गया। अब देखते हैं हम इसमें और एक बैक स्लैश टी डालते हैं, 2 बार हमने अब यूज किया, दैट मीन्स हमें डबल स्पेस मिलनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमें सच्ची में डबल स्पेस मिलेगी या नहीं। ये देखो हमें डबल स्पेस मिल गई। तो ये चीजें हैं जो हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, किस चीज के लिए, अपने आउटपुट को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में सजाने के लिए। तो ये हमने सीखा। अब हमें ये भी पता है कि मैसेज को किस तरह डिस्प्ले करना है, और हमें ये भी पता है कि उनमें स्पेसेस कैसे डाली जाती है, नेक्स्ट लाइन पे डेटा कैसे डाला जाता है, और जो वेरिएबल है उनकी डेटा को किस तरह से आउटपुट में डिस्प्ले किया जाता है। और उसके साथ साथ हमने कैस्केडिंग भी सीखी कि एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा डेटा यूनिट्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंज लाऊंगा यहाँ पे कि एक्चुअली हम किस तरह डिस्प्ले करते हैं डेटा को। मैं यहाँ पे अगर इस तरह लिखूंगा, एज ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू डबल कोट्स आउटपुट आउटपुट ऑपरेटर। अब देखो मैंने अब एक तो एक स्ट्रिंग डिस्प्ले कराई और उसके साथ एज वेरिएबल मैंने यूज किया। सी आउट एज ऑफ द स्टूडेंट, दैट मींस एज ऑफ द स्टूडेंट सीधे ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद हमने एज लिखा विदाउट डबल कोट्स, दैट मींस ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगा। हमने वैल्यू रखा है 24, इसका मतलब 24 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लाइन डालेंगे यहाँ पे एंड एल। इसके बाद मैं और एक स्टेटमेंट लिखूंगा, सी आउट परसेंटेज, शॉर्ट में इसको लिखता हूँ, इज इक्वल टू, तो ये भी सीधे ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेरिएबल का नाम। तो अब देखते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा। कोई एरर नहीं आया हमें। अब देखिए द वैल्यूज आर गिवन बिलो, एज ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू 24, परसेंटेज इज इक्वल टू 76.82। दैट मीन इजी है। एक बार आपने सीखा, जिस तरह से आप आउटपुट ऑपरेटर को यूज करना चाहते हो, जिस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि हम अभी वेरिएबल्स को किस तरह वैल्यू देते हैं। सीधे यहीं पे 2 चीजें हमने की। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फिर से आपको रिवाइज करूंगा। ऊपर हमने इधर ही इसको वैल्यू दे दिया। इस स्टेटमेंट को लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला, जिधर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने का मतलब हो गया हम इसको डेटा टाइप लिखते हैं इसका और इसका नाम लिखते हैं वेरिएबल का, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। लेकिन जब हम डिक्लेरेशन के टाइम ही इसको, ये जो पहला स्टेटमेंट है ये अब वेरिएबल डिक्लेरेशन है, यहाँ पे हमने एज को डिक्लेयर किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हमने वेरिएबल का डेटा टाइप पहले लिखा है, उसके बाद वेरिएबल का नाम परसेंटेज, और उसके बाद हमने असाइन किया है इसको वैल्यू इधर ही। इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। दैट मींस ऐसा स्टेटमेंट जिसके थ्रू हम सिर्फ वेरिएबल के डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं कंपाइलर के लिए, उसको बोलते हैं वेरिएबल
डिक्लेरेशन और वेरिएबल का नाम देते हैं। और ऐसा स्टेटमेंट जिसमें हम वेरिएबल का नाम देते वक्त और उसका जो डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई करते वक्त उसी टाइम उसको वैल्यू भी देते हैं, उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, उसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे मैं कहीं पे भी इसको अब एज को वैल्यू दे सकता हूँ, एज इज इक्वल टू 45। तो जब इस तरह से मैंने लिखा तो जो एज ऑलरेडी मैंने डिक्लेयर किया है उसका वैल्यू 45 हो गया। अगर मैं इसके नीचे फिर से लिखूंगा एज इज इक्वल टू 15, तो लेकिन जब ये एक्चुअल वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगा इसका वैल्यू तब क्या होगा, सिंपली जिस तरह मैथ्स में होता है। अगर आपने कहीं पे लिखा है लेट सपोज एक्स इज इक्वल टू 45, फिर आपने नीचे लिखा है सपोज एक्स इज इक्वल टू 15, फिर आप नीचे लिखते हो ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर एक्स की जगह कौन सा वैल्यू आएगा जो आपने ताजा ताजा उसको वैल्यू असाइन किया है, 15 जो आपने असाइन किया है। सिमिलरली आप वेरिएबल में वैल्यू चेंज कर सकते हो, तभी इसका नाम वेरिएबल है। इट्स वैल्यू कैन बी वेरीड, इट कैन बी चेंज्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। लेकिन जब भी कोई स्टेटमेंट इसको फिर यूज करेगा वो कौन सा वैल्यू यूज करेगा, रीसेंट वैल्यू, क्योंकि पुराना वैल्यू तब तक ओवरराइट हो जाएगा। एज इज इक्वल टू 45, इसमें 45 वैल्यू डाल देगा, ऑब्वियसली मेमोरी में 45 आ जाएगा। लेकिन जब फिर से आ जाएगा एज इज इक्वल टू 15, उसी मेमोरी लोकेशन में अब 15 आ जाएगा, तो पुराना वैल्यू तब ओवरराइट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स को जिनके थ्रू हम डायरेक्ट वैल्यूज देते हैं वेरिएबल्स को, इनको बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। पहला वाला जो मैंने बोला वेरिएबल डिक्लेरेशन, उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, और इसको मैंने क्या बोला, ये है वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू हम असाइन करते हैं वैल्यू किसी भी वेरिएबल का। तो हम देखते हैं यहाँ पे फाइनली हमें परसेंटेज वही आनी चाहिए 76.82, लेकिन एज हमें 15 डिस्प्ले होनी चाहिए। ये देखिए एज ऑफ द स्टूडेंट इज इक्वल टू 15 एंड परसेंटेज इज इक्वल टू 76.82। ये आपको सीखना है। इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है, बस एक बार ध्यान रखोगे आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने सीखा कि हम एक वेरिएबल को बहुत सारी वैल्यूज दे सकते हैं, लेकिन जब इसको कहीं पे यूज किया जाता है जो रिसेंट वैल्यू होगा उसी तब वही यूज होगा। अगर यहाँ पे इससे पहले 15 देने से पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सी आउट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे सी आउट एज आउटपुट ऑपरेटर एंड एल, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट जो है ये एज का वैल्यू डिस्प्ले करेगा जो अभी तक 45 था। दैट मीन्स इसमें 45 आ जाएगा एज का वैल्यू। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए अच्छे से। एज इज इक्वल टू आउटपुट ऑपरेटर, एज डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग है, हम स्ट्रिंग और एक किसी डेटा वेरिएबल को एक ही साथ नहीं जोड़ सकते हैं, हम इनको आपस में जोड़ के नहीं रख सकते, हम आउटपुट ऑपरेटर से इनको दूर दूर रखते हैं, सेपरेट करते हैं। दैट मीन्स एज विद इन डबल कोट्स, देन एज, वो वाला जो दूसरा एज है ये क्या है, ये एक वेरिएबल है, एंड एंडल। तो यहाँ पे 45 वैल्यू आना चाहिए, लेकिन नीचे भी हम एज को ही प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन वहाँ 15 आएगा क्योंकि तब तक वैल्यू इसका चेंज हो गया होता है। अभी हमने इसको रन नहीं किया, कंपाइल नहीं किया, हम वापस जाते हैं F9 कंट्रोल F9। हाँ जी, age is equal to 45, the values are given below, age of the student is equal to 50, percentage is equal to 76.82। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक ही वेरिएबल को जब हमने दो बार प्रिंट किया तो दो वैल्यूज आ गई, डिफरेंट वैल्यूज आ गई। क्यों? क्योंकि हमने इसका वैल्यू चेंज किया था। तो ये क्लियर हो गया हमारा यहाँ तक सारा टॉपिक। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कि हम इसी वेरिएबल को यूजर यहाँ से कैसे डेटा दे सकता है। अभी हम अपने प्रोग्राम में ही इसको वैल्यू दे रहे हैं, चाहे हम इनिशियलाइज करें इसको चाहे बाद में इसको वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन हम खुद ही दे रहे हैं इसको वैल्यूज। लेकिन अगर हम ऐसा करेंगे कि यूजर जो है जो इस प्रोग्राम को यूज कर रहा है, जिस टाइम वो आउटपुट देख रहा है, वो अगर इनपुट देना चाहेगा डायरेक्टली कीबोर्ड से रन टाइम के वक्त ही कोई वैल्यू, वो 15 के बदले जो भी चाहेगा वो देना चाहेगा, तो वो किस तरह से दे सकता है। उसके लिए हम सी इन यूज करते हैं। सी इन जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया है, सी इन क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस एंड दैट स्टैंड्स फॉर कीबोर्ड। और हम इसके साथ इनपुट ऑपरेटर यूज करते हैं, किस तरह से करते हैं, ग्रेटर देन
2 बार, वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं बंद करता हूँ।